अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हम अपने उसी लेक्चर के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की है वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। अब इसके अंदर आपके पास सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसमें ल्यूकोसाइट इमिग्रेशन की। सेकंड हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस की। थर्ड वन में हम बात करेंगे सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, साइटोकाइंस। ल्यूकोसाइट इमिग्रेशन कहते हैं मूवमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स WBCs फ्रॉम ब्लड वेसल्स आउट टू एरिया ऑफ टिश्यू डैमेज। आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से ये आपके पास WBCs वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये अपनी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास इसके अलावा उस जगह पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं जहां पर टिश्यू जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है, उसको नुकसान पहुंच चुका होता है। फैगोसाइट्स WBCs दैट फैगोसाइट्स फॉरेन मैटर लाइक न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और आपके पास इनमें कौन कौन से खास सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। सर्कुलेटिंग द एंड ब्लड मूव आउट ऑफ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स एंड इनटू टिश्यू एरियाज। तो कहते हैं ये आपके जो ब्लड के अंदर जो सेल्स सर्कुलेट करते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम वेन्यूल्स से, उन तमाम ब्लड वेसल्स से वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं और इर्द गिर्द का टिश्यू का जो भी एरिया होता है, जो हिस्सा होता है, वहाँ पर ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं फैगोसाइटोसिस की। कहते हैं इट्स द प्रोसेस ऑफ इंगल्मेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, डेड टिश्यूज एंड फॉरेन पार्टिकल्स बाय द सेल। एक ऐसा अमल है आपके पास जिसमें हम इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब कि निगल जाते हैं, या जो जितने भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठोस जो चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कि बैक्टीरिया है, डेड टिश्यूज़ हैं आपके पास, या और ऐसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, सेल्स की मदद से उनको डिस्ट्रक्ट किया जाता है, तोड़ फोड़ का वो शिकार हो जाते हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स क्या करते हैं, अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश कर देते हैं, अपने अंदर उसको क्या कर देते हैं, इंजस्ट, मतलब अंदर जो है उसको अंदर ले जाकर अपने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फैगोसाइट्स द सेल्स परफॉर्मिंग फैगोसाइटोसिस आर कॉल्ड फैगोसाइट्स। अब जो सेल्स इस अमल को परफॉर्म करते हैं तो उनको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। ये कौन कौन से सेल्स हैं आपके पास, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। ये आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हैं सारे, और यही सेल्स फैगोसाइटोसिस के जो प्रोसेस है उसमें शामिल होते हैं। स्टेप्स की बात करेंगे हम, इसके अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं इसके अंदर। एक आपके पास हम बात करेंगे कीमोटैक्सेंस की, ऑप्सोनाइजेशन की, और बात करेंगे हम इनगल्फमेंट एंड डिस्ट्रक्शन की। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो हमारे पास फैगोसाइटोसिस में जो स्टेप्स आते हैं वो सबसे पहले आपके पास होता है मार्जिनेशन का। मार्जिनेशन में ये होता है जो आपके पास सिलेक्शंस होते हैं, वो क्या मतलब जो एक जिस सेल ने टारगेट किया होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उस ल्यूकोसाइट्स को इस बात पर आमादा करता है कि टू एडहेयर टू ब्लड वेसल्स वॉल, कि जितनी भी जो डैमेज जगह है आपके पास, जो सेल्स की जो डैमेज हिस्सा है, नुकसान जहाँ पर पहुँच चुका है, वहाँ पर जितनी भी जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पर ये ल्यूकोसाइट्स, ये WBCs अपने आप को वहाँ पर अटैच करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप ये होगा। सेकंड इसमें जो स्टेप आता है उसे हम कहते हैं डायपिडेसिस। डायपिडेसिस में ये होता है आपके पास इमिग्रेशन होती है, मतलब यही जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो WBCs होते हैं, ये सिक्वीज बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स इनटू द टिश्यू स्पेसेस। जितने भी जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान में ये अपने आप को क्या करते हैं, सिक्वीज करना, मतलब उसके अंदर बिल्कुल अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं, और टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो भी स्पेस होता है, जो भी खाली जगह मौजूद होती है, वहाँ पर ये जाकर अपने आप को वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे। उसके बाद आपके पास ये कीमोटैक्सेंस आते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का अमल होता है और इनगल्फमेंट और फिर डिस्ट्रक्शन होती है। अब ये कीमोटैक्सेंस क्या हैं, कहते हैं जो केमिकल रिलीज होते हैं बाय डैमेज टिश्यू सेल्स से, बैक्टीरिया से, इनएक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। एक ख़ास किस्म का ये केमिकल रिलीज करते हैं ये सेल्स जब भी एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेशन एंड मूवमेंट ऑफ द फैगोसाइटिक सेल्स टू सोर्स ऑफ कीमोटैक्टिक एजेंट्स। अब कहते हैं इन तमाम फैगोसाइटिक सेल्स का एक्टिवेट होना और इनकी हरकत करना
किस चीज़ को लेकर, मतलब कि ये आपके पास एक कीमोटैक्टिक एजेंट के तौर पर काम करते हैं। मतलब कि ये उस चीज़ को, मतलब उस एंटीजन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। WBCs हैव रिसेप्टर्स फॉर कीमोटैक्सिस। अब कहते हैं जितने भी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि कीमोटैक्सिस के लिए होते हैं। मतलब कि जो सेल इसके साथ अपने अटैचमेंट शो करेगा तो उनके अटैचमेंट के लिए क्या होगा, इनके ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो कॉटेड होंगे, लगे होंगे वहाँ पे। पोटेंट कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस और कीमोकाइंस आर, अब वो जो कुछ आपको ये ख़ास किस्म के सेल्स बता रहे हैं, इसमें आपके पास आता है ल्यूकोट्राइन B4, LTB4, C5a एंड C3a। ये दोनों C5a और C3a ये आपके पास एक तरह के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर एक कैस्केड पाथवे होता है। इस कैस्केड पाथवे से हम इन्हें जो है वो इन कंपोनेंट्स को ये उनका हिस्सा होते हैं और बेसिकली यहाँ पर ये एक रिसेप्टर्स का काम करते हैं। फिर कुछ साइटोकाइन्स होते हैं यहाँ पर, कुछ सेल्स हैं यहाँ पर आपके पास। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन क्या है। ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है हमारे पास, दैट इट इज़ अ टर्म that refers to an immune process where particles such as bacteria are targeted for destruction by an immune cell known as phagocyte। मतलब कि आपके पास जो फैगोसाइटोसिस का जो अमल हो रहा है ना, आप उसे मज़ीद जो है वो दिलचस्प बनाना चाहते हैं। ठीक है, जो एंटीजन जो वहाँ पर क्या हो गया है, टारगेटेड हो चुका है, जिससे मतलब उसने क्या किया है, जो भी आपके पास जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उन्होंने उसको क्या किया है, उनको उसके ऊपर अटैक किया है। तो ये जो ऑप्सोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ये उसे मज़ीद क्या करेगा, डिलीशियस बनाने की कोशिश करेगा, ताकि वो मज़ीद जो है उसके जो डिस्ट्रक्शन का जो अमल है उस बैक्टीरिया का या उस एंटीजन का वो ज़्यादा आसानी से हो सके। अब कहते हैं क्या ऑप्सोनाइजेशन, दैट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय द ऑप्सोनेंस। अब ये ऐसा अमल है कि जिसमें इन बैक्टीरिया को कोट किया जाता है, किसकी मदद से, ऑप्सोनेंस की मदद से। ऑप्सोनिन आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है दैट इन्हेंसेस फैगोसाइटोसिस, जो कि फैगोसाइटोसिस के अमल को, के प्रोसेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा बाय मार्किंग एन एंटीजन फॉर एन इम्यून रिस्पॉन्स। एक एंटीजन को टारगेट करेगा, उसको मार्क करेगा, किस लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ जवाब दे सके। The opsonin-coated bacteria gets attached to the surface of phagocyte through the opsonin receptors। अब कहते हैं ये जो ऑप्सोनिन हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को कॉट किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये जाकर उस फैगोसाइट की सरफेस के ऊपर अपने आप को अटैच कर देते हैं। और किसकी मदद से, वहाँ पर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी मदद से। द प्रिंसिपल ऑप्सोनिन्स आर IgG ऑप्सोनिन एंड C3b ऑप्सोनिन। जो ख़ास आपके पास जो ऑप्सोनिन हैं वो कौन कौन से, एक आपके पास IgG है और एक आपके पास C3b ऑप्सोनिन है। ये दोनों ख़ास अपना काम करते हैं। अब जो आपके पास एक एंगल्फमेंट स्टेज है, अब अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो यहाँ पर ये आपको जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं ये आपके पास होते हैं 3CB रिसेप्टर्स। ये स्फैगोसाइट सेल की सरफेस के ऊपर ये जो है वो कॉटेड होते हैं। ये इसका प्सुडोपोडिया है और ये इसने एंटीजन को अपने अंदर क्या किया हुआ है, इनगल्फ किया हुआ है, अपने अंदर वो उसको लेकर गया हुआ है। अब देखिए इसके सरफेस के ऊपर आपके पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये कौन से रिसेप्टर्स है, C3b। इन रिसेप्टर्स की मदद से ये एंटीजन क्या करता है, अपने आप को इस सेल के साथ बाइंड कर लेता है और वो सेल जो फैगोसाइट जो सेल होता है आपके पास, वो क्या करता है, अपना मज़ीद इसको फैगोसाइटोसिस के अमल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट उसमें देखें इनगल्फमेंट स्टेज में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जब फर्स्ट स्टेज में उसने उसको इनगल्फ किया था, इंटर किया था, देन उसके बाद क्या होता है, आपके पास फैगोसोम बनता है। फैगोसोम के बाद आपके पास फैगोलाइसोसोम बन जाता है। चूँकि यहाँ पर लाइसोसोम एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं तो वो उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं, फैगोलाइसोसोम का अमल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एक ये आपको पूरी एक समरी बता रहे हैं कि आपके पास बेसिकली फैगोसाइटोसिस है क्या। फर्स्ट देखिए, अगर एक माइक्रोब है आपके पास तो क्या होगा, सबसे पहले एक कीमो अट्रैक्टेंट्स जो होंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर C5a है, वो क्या करेगा, वो उस फैगोसाइट को अट्रैक्ट करेगा उस ऑर्गेनिज्म की तरफ जो कि इसको इंजेस्ट करने की कोशिश करेगा।
मतलब कि उस वाइट ब्लड सेल की तरफ उसको लेके जाएगा, जैसे कि मैक्रोफेजेस है आपके पास या न्यूट्रोफिल्स हैं, जो कि इसको क्या करेंगे, अपने अंदर लेकर जाने की कोशिश करेगा। बी स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो आपके पास स्टेप है, इस बी स्टेप में कहते हैं जो C3b है ये कॉट्स ऑर्गेनिज्म एंड अटैचेस टू C3b रिसेप्टर्स ऑन फेगोसाइट। अब ये जो C3b है आपके पास, ये जो ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ को इसने जो है वो कॉट किया हुआ है, ये क्या करता है, ये अपने आप को उस फेगोसाइट सेल्स के ऊपर जो ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स लगे होंगे इस C3b के लिए, इसको अपने आप को उसके साथ अटैच करने की कोशिश करेगा। सी में आपके पास क्या बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म इज इनगल्फ इनटू अ फेगोसोम। ये ऑर्गेनिज्म किस में चला जाता है, फेगोसोम के अंदर चला जाता है, वो उसको अपने अंदर ले लेता है। डी में ये बताते हैं कि ये जो फेगोसोम है फ्यूसेस विद लाइसोसोम टू प्रोड्यूस फेगोलाइसोसोम। कहते हैं अब ये क्या करते हैं, ये जो फेगोसोम बन चुका था वो अपने आप को लाइसोसोम एंजाइम के साथ बाइंड कर देता है और ये क्या बनाता है, फेगोलाइसोसोम बना देता है। ई वाले स्टेप में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म इज किल्ड विद इन द फेगोलाइसोसोम। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस फेगोलाइसोसोम के अंदर किलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एफ डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन द फेगोलाइसोसोम। यहाँ पर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गेनिज्म की डाइजेशन या हजम होना स्टार्ट हो जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है। जी में ये बताते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ फेगोलाइसोसोम एलिमिनेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। अब कहते हैं जितना भी जो बकाया जात जो इसका हिस्सा रह जाता है, जब ये इस एंटीजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह करने की कोशिश कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आपके पास उस सेल से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके पास फेगोसाइटोसिस की एक समरी इन्होंने बता दी। केमिकल मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कुछ केमिकल मीडिएटर्स भी होते हैं जो कि तब रिलीज होते हैं जब आपके पास एक सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जब आपका इम्यून सिस्टम जो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है और जब एक एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड होती है तो तब ये केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। आपके पास कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जैसे सच एज हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। ब्रेडिकेनाइन है आपके पास जो कि जनरेटेड बनते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट कैस्केड। ये जो एक पाथवे है, एक ख़ास पाथवे है जो कि मज़ीद आपके जो आपका जो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स, ये भी आपके पास केमिकल मीडिएटर्स का नाम है जो कि न्यूट्रोफिल इसको रिलीज़ करते हैं। एंड ऑक्सीडेंट्स फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, ये भी एक ख़ास किस्म का आपके पास वो है केमिकल रिलीज़ होता है जब भी एक न्यूट्रोफिल एक्टिवेट करता है अपने आप को मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मॉल ब्लड वेसल्स। और जो जितनी भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे कि वेन्यूल्स हैं, ये उनके ऊपर डायरेक्टली अपना जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है टू इंक्रीज देयर परमेबिलिटी। क्यों? ताकि जो इनकी परमेबिलिटी है ये किन किन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देगा। अब ये बताना है आपने कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एक्सोडेट्स एंड ट्रांसोडेट। एक्सोडेट क्या है और ट्रांसोडेट क्या है आपके पास। ट्रांसोडेट इज फ्लूइड पुश थ्रू द कैपिलरी। एक ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके पास कैपिलरी की मदद से पुश किया जाता है, बाहर की तरफ धकेला जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर विद इन द कैपिलरी। अगर आपकी जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर अगर आपके पास प्रेशर जो है वो ज़्यादा है उसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि एक्सोडेट क्या आपके पास इस फ्लूइड दैट लीक्स अराउंड द सेल ऑफ द कैपिलरीज। एक ऐसा फ्लूइड है जो कि जितने भी जो सेल्स है आपके पास कैपिलरीज के उनके इर्द गिर्द, मतलब कि उनके इर्द गिर्द ये बिल्कुल लीक आउट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और उन सेल्स के इर्द गिर्द ये मौजूद रहता है। कास्ट बाय द इन्फ्लेमेशन, किसकी मदद से ये बनता है? इन्फ्लेमेशन की मदद से। यहाँ पर एक डायग्राम आपको बता देते हैं, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी की है। नॉर्मल में आपके पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसका ज़्यादा है और जो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपके पास कम है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास वही प्रेशर है जब हम कहते हैं कि जितने भी जो ब्लड है वो अपने जो है जो वस्कुलर जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, दैट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।
और जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यही है कि जब आपके पास इन प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं और वो प्रोटीन्स इस ब्लड के ऊपर एक अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नॉर्मल है ये, अगर कहता है आपके पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, बाज़ दफ़ा वेन से जो ब्लड का आउटफ्लो है बाहर की तरफ जो निकलना है वो ऑब्स्ट्रक्ट आ जाता है, उसके अंदर कोई रुकावट हो जाती है, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देन वहाँ पर कहते हैं आपके पास एक कंडीशन भी डेवलप होती है जिसे हम ट्रांसोडेट कहते हैं, फ्लूइड लीकेज। अगर आपके पास कहते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है क्या होगा, आपके पास जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर वो कम बनना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज़, कुछ लिवर से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, इंक्रीज प्रोटीन लॉस, प्रोटीन जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज़, कुछ आपके पास किडनी से रिलेटेड बीमारियां भी मौजूद हैं। एक्सोडेट फिर क्या है, कहता है आपके पास इसमें फ्लूइड है और प्रोटीन भी लीकेज कर रहा है साथ साथ, तो इसमें आपके पास क्या होती है, वैसोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स वाइड अप हो जाती है, खुल जाती हैं, एंड इंक्रीज इंटर एंडोथेलियल स्पेसेस, और जितना भी जो आपके पास एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान का जितना भी जो स्पेस होती है, जो जगह मौजूद होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, उनके दरमियान जो स्पेस है, जो कुछ आपके पास वक्फा मौजूद होता है, उनमें वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।